नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा स्कूल व्याख्याता को लेकर और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। हिंदी सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए स्पेशल कक्षा 11 व 12 की आरबीएससी की बुक ये देख रहे हो। इसमें हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का इसमें विवरण दिया हुआ है। ये जो बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए थे वो देखे। इस बुक में से लगभग क्वेश्चन जो है लगभग 20 से 25% प्रत्येक एग्जाम में से आए हुए हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम आदिकाल की, उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पूरी बारीकी से एमसीक्यू प्रश्न है और तथ्य सहित आपको बताया जाएगा। क्लास नंबर 1 है और हर बार सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो साथी हिंदी पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आपको पता है कि आरपीएससी जो है, आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुकों से ही पुस्तक जो है क्वेश्चन ज़्यादा उठाती है, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। आप रीट लगाओ तो इन बुक को लगा सकता हो, अगला भी जो आरपीएससी भी प्रूफ देना चाहती है तो वो भी दे सकती है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, डेली इसकी क्लास लेकर आएंगे अच्छे तरीके से। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन टॉपिक छोटे छोटे, तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबाओ, ताकि आपके पास जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएंगी। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, जो कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं और तथ्य भी दिया है। तो आज के हम पहले प्रश्न की जो बात करने वाले हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पहले चैप्टर की हम बात करेंगे आदिकाल की। इस किताब के अंदर पहला चैप्टर है हमारा आदिकाल, और आदिकाल इसमें दिया हुआ है। सन की बात करें 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का काल क्या कहलाता है? आदिकाल कहलाता है। इसी आदिकाल में हम हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के बारे में जानेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे हम हिंदी साहित्य को भी लेकर चलेंगे कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न मैं बात करूं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंदू से हुई है, सिंधु से, हिंदी का व फारसी से। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा जो हिंदी शब्द है वो सिंधु से निकला है। किससे भी? सिंधु से निकला है। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका की मैं बात करूं कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। किसमें? आर्य भाषाओं में क्या है? सर्वोपरि है हमारी हिंदी भाषा। भारतवर्ष को प्राचीन काल में किस नाम से? आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के निवासियों का आर्य और आर्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा डिटेल आपको याद रखना है। सिंधु। अब देखते हैं तथ्य के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है, जो संस्कृत में एक नदी का नाम है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। सिंधु नदी का जो आसपास का प्रदेश है वो किस नाम से? सिंधु नदी से माना जाता है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है छोटे प्रश्न, तो ये छोटे प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए कि सिंधु शब्द से मानी जाती है। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से मानी जाती है? संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा के जो सिंधु शब्द है उससे मानी जाती है। अब आपसे हो सकता है ये भी पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा संस्कृत भाषा का शब्द है, उसमें आपको सिंधु ही मिले है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। फिर हम बात करें क्यों पड़ा इसका नाम। ईरान की बात करें, ईरान जो कि फारस की तरफ से भारत में आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए, तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को किस नाम से? हिंद प्रदेश के नाम से जाना, हिंद प्रदेश के नाम से पुकारा।
यानी उनकी भाषा इस प्रकार की थी कि उन्होंने सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा। ठीक है, फिर हम बात करें, क्योंकि जो ईरानी भाषा है उनका जो शब्द है, उनकी जो भाषा है, उसमें जो हम बात करें स ध्वनि को क्या बोलते थे, है बोलते थे, यानी स को है के नाम से पुकारते थे। इसी प्रकार हम तो बोलते थे सिंधु, लेकिन जब वो ईरानी आए, भारत के अंदर आए, और उन्होंने इस शब्द को क्या बोला, हिंदू शब्द बोला। क्या बोला, हिंदू शब्द बोला। इसी प्रकार ये धीरे धीरे जो है सिंधु प्रदेश के भी लोग क्या इसे कहने लगे, हिंदू प्रदेश के नाम से, और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे धीरे धीरे। फिर सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी। अब जो सिंधु की वहाँ की भाषा का नाम भी क्या हो गया, हिंद कहलाने लगी। और आगे चलकर ईरानी भाषा का जो इक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस इक क्या हो जाएगा, हिंद प्लस ईरानी भाषा का कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, कौन सा, इक प्रत्यय लगने से हम बात करें तो क्या बन गया, ये हिंदिक बन गया। इसके बाद में क्या बन गया, हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ क्या हुआ, हिंद। क्या बन गया, हिंद प्रदेश बन गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, फिर अंग्रेजी भाषा में धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी इतिहास के बारे में जाना, तो ये सिंधु इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि फारसी भाषा में स ध्वनि का परिवर्तन किस ध्वनि में होता था। अभी मैंने बताया है ध्वनि। जब ईरानी आए भारत के अंदर, सिंध प्रदेश के अंदर आए, फारसी भाषा के लोग आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उनकी भारत की अक्षुण्णता को देखकर वो इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग करने लगे। फिर देखिए फारसी का प्रभाव हिंदी उद्भव के बारे में, जब ईरान फारस से लोग इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने अपनी भाषा की ध्वनि विशेषताओं के कारण सिंधु को हिंदू उच्चारित करना शुरू कर दिया। फारसी भाषा में स को है में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे सप्ताह को वो क्या बोलते थे, हफ्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, हफ्ता। फिर हिंदू शब्द की बात करें, इस प्रकार सिंधु प्रदेश में हिंदू प्रदेश और वहाँ के निवासी जो थे वो भी क्या कहने लगे, हिंदू के नाम से जाने लगे। हिंदी इस प्रकार इस क्षेत्र की भाषा हिंद या हिंदी कहलाने लगी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदिक शब्द का क्या अर्थ है। भारत का क्षेत्र, भारत की संस्कृति, हिंद भाषा और फारस की का प्रभाव। इसका आंसर की मैं बात करूं, अब हिंदिक शब्द किस पर का शब्द बन गया, हिंद की भाषा। हिंदी जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो गया, हिंदी भाषा। तो हिंद की भाषा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे, सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश किसके द्वारा कहा गया, भारतीय विद्वानों द्वारा, संस्कृत ग्रंथों द्वारा, फारसी आक्रमणकारियों द्वारा, ग्रीक यात्रियों द्वारा। तो सी नंबर मैंने बताया आपको, फारसी आए, ईरानी आए, उन्होंने अपनी भाषा का शब्द प्रयोग किया, उसके बाद में हमारे जो लोग थे उन्होंने उस भाषा को पकड़ा और धीरे धीरे ये चेंज होती हुई। हिंदी शब्द का अंतिम रूप क्या है, हिंदू है, हिंदी का है, हिंदिक है, हिंदी है। अंतिम रूप की बात करेंगे तो लास्ट में क्या बना, अपना हिंदी का। किस हिंदी का के नाम से ये जाना जा गया। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि हिंदी शब्द का अंतिम रूप क्या है, हिंदी का है। अब देखते हैं पूरी डिटेल के बाद। देखिए सिंधु से हिंदी और इंडिया तक के विकास के बारे में देखते हैं। सिंधु शब्द से हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे फारसी में स का है में बदलने के कारण हिंद कहा जाने लगा। फारसी भाषा में एक प्रत्यय जोड़ने से हिंद प्लस इक क्या बना, हिंदिक बना, जिसका अर्थ है हिंद का। हिंदिक शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का और फिर हिंदी बन गया। फारसी और अन्य विदेशी प्रभावों के कारण हिंद का पर्यायवाची रूप इंडिया बन गया। आज इंडिया शब्द पूरे भारतवर्ष का वैश्विक संदर्भ में सूचक बन गया है। तो आज आपको पता है किस नाम से, इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद। आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछ ले, सबसे प्राचीन वेद की आपसे पूछ ले तो कौन सा है, ऋग्वेद है, जहाँ पे भारतीय भाषा का प्राचीनतम उल्लेख भी हमें मिलता है। तो अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इस पुस्तक में जो है वो ही हम चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा बातों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इस पुस्तक में दिया वही हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इस ऋग्वेद की भाषा किस प्रकार की थी, भाषा की हम बात करेंगे तो ये संस्कृत का वेद था। इस प्रकार का
संस्कृत एक वेद था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे संस्कृत था। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है। ये बहुत अच्छी लाइन है ये। अगला देखिए, संस्कृत भाषा का समय काल किससे संबंधित है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा की पहली शताब्दी तक, 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक। अब ये सीधा प्रश्न छप सकता है कि संस्कृत भाषा का समय काल बताइए, कि संस्कृत भाषा का समय काल बताइए। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक काल का काल क्या कहलाता है? संस्कृत भाषा का काल कहलाता है। फिर यही संस्कृत दो भागों में बंट गई आगे, एक लौकिक संस्कृति के रूप में और एक और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में। देखिए आगे चर्चा करते हैं। ऋग्वेद भारतीय भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई। संस्कृत भाषा को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत के अंदर वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है और दर्शन जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। वही बात करें लौकिक संस्कृत के बारे में, लौकिक संस्कृत का मतलब होता है कि बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई भाषा, बाद में इसका रूप फिर लौकिक संस्कृति का धीरे धीरे किस प्रकार बदला? पाली भाषा में चेंज होने लगा। किस भाषा में? पाली भाषा के अंदर ये चेंज होने लगा। आगे बात करते हैं, पाली भाषा का समय काल किससे संबंधित है? संस्कृत भाषा का हमने बात की 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। फिर हम बात करेंगे कि पाली भाषा का जो समय काल है वो कब तक रहा? कब तक रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक का काल क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाली भाषा का। क्या काल था पाली भाषा का? यानी ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक के बाद का जो काल रहा वो क्या रहा? तो इसमें देखिए थोड़ा सा रोंग हो गया ये। हाँ, 500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा की पहली शताब्दी तक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पाली का। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो बी नंबर इसका आंसर होगा कि पाली भाषा का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक का काल है माना जाता है। देखते हैं, बात करते हैं आगे तथ्य की। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं का व ग्रंथों की रचना हुई। शून्य विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में ये ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। समय के साथ संस्कृत व पाली भाषा से प्राकृतक, अपभ्रंश और अंततः आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रम याद रखना है। पहले संस्कृत की बात की हमने, उसके बाद में हम पाली की बात करेंगे। आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। फिर प्राकृतक भाषा का समय काल कब से कब तक माना जाता है? अब आगे हमारी प्राकृतक, पहले हमने बात की संस्कृत भाषा की, उसके बाद हम बात करी पाली की, पाली के बाद में हम बात करेंगे किसकी? प्राकृतक भाषा की। किसकी? प्राकृतक भाषा की। आगे ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक के बाद, ईसा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। तो देखिए 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक तो पाली भाषा आ जाएगी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन सी आ जाएगी? संस्कृत आ जाएगी। और प्राकृतक भाषा की बात करेंगे तो प्राकृतक भाषा आ जाएगी 500 ईसा पूर्व से। प्राकृतक भाषा भी किस प्रकार की हो जाएगी? ईसा की पहली शताब्दी, ये हो जाएगा प्राकृतक भाषा का। ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक के बाद की बात करेंगे वो प्राकृतक की भाषा आ जाएगी। तो इसका आंसर की मैं बात करूंगा तो वो आंसर होगा आपका 1 नंबर। देखिए ये तो आ गई प्राकृतक भाषा की। दूसरा ये आ गई संस्कृत की, संस्कृत का काल आ गया। और ये आ गया हमारा पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली भाषा का आ गया। तो ये तीनों याद रखना है, संस्कृत, प्राकृतक, पाली। क्रम भी याद रखना है। प्राकृतक भाषा का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक के बाद तक का माना जाता है। प्राकृतक काल में जैन साहित्य का प्रचुर निर्माण हुआ, जिससे भाषा और साहित्य को नई दिशा मिली।
प्राकृतक के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। अब आ गई हमारी अपभ्रंश भाषा। देखिए, हमने बात की कर्म, सबसे पहले संस्कृत की, उसके बाद में हमने बात की पाली की, उसके बाद में भाषा आ गई प्राकृतिक भाषा, उसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश की। अब ये क्रम भी याद रखना है, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि भाषा का क्रम बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला। अपभ्रंश भाषा का उद्भव किस भाषा के अंतिम चरण में हुआ? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, अवहट। ये प्रश्न बनाया जा सकता है। तो प्राकृतिक भाषा के बाद में हमने बात की कि कौन सी भाषा का उद्भव होता है? अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो ये सी नंबर। अपभ्रंश का उद्भव प्राकृतिक भाषा के अंतिम चरण में हुआ जब शब्दों में विकृति आने लगी। उदाहरण की बात करें, जैसे गाथा शब्द को गाहा कहा जाने लगा, और हम बात करें दोहा शब्द को, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया हुआ था, दूहो। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया था। तो ये सेकंड ग्रेड में पिछली बार पूछा गया था, अभी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यानी जो दोहा दोहा शब्द था वो किस शब्द में रूपांतरित हो रहा था? दूहा शब्द में। किसमें? दूहा शब्द में परिवर्तित हो गए थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यानी शब्दों की जो विकृति है, यानी विकृति यानी बिगड़ना शुरू होने लग गया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला देखिए, मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपनी कौन सी रचनाएं अवहट भाषा में लिखी? और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना, आप सेकंड का, वहाँ पे एक प्रश्न पक्का आता ही आता है। और पिछली बार 2022 में भी पूछा है कि विद्यापति की कौन सी रचनाएं हैं। तो अवहट भाषा में ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? आपसे ऑप्शन में दीजिए जाए, संस्कृत है, अवहट है, प्राकृतक है, किस भाषा में? अवहट भाषा में। किसमें? अवहट भाषा के अंदर ये दिया गया, और ये मोस्ट भी एग्जाम की दृष्टि से। तो विद्यापति जी की दो रचनाएं हैं, कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है, और ये किस भाषा में है? अवहट भाषा के अंदर है। अगला देखिए, मुख्य तथ्य। अपभ्रंश भाषा में सरलता और मधुरता बढ़ने लगी, जिससे एक नई शैली हुई, अवहट भाषा का उद्भव होने लगा। मैथिल कोकिल विद्यापति ने अवहट भाषा में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी। अपभ्रंश और अवहट भाषा के विकास ने आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव की भी नींव रखी। यानी हम बात करें लास्ट में, अपभ्रंश और अवहट भाषा ने विकास जो भारतीय हिंदी साहित्य की है, हिंदी की आधुनिक भारतीय भाषाओं की जो है उनकी नींव रखी थी इन दोनों भाषाओं ने। हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप किस में दिखाई देता है? पाली में, संस्कृत में, अपभ्रंश साहित्य में, अवहट में। अच्छा प्रश्न, और इस प्रकार का प्रश्न बनाया भी जा सकता है। तो किसमें भी? अपभ्रंश साहित्य के अंदर हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है हमें। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? राजाओं द्वारा, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों और नाथ समुदाय के अनुयायियों द्वारा, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, बौद्ध धर्म गुरुओं द्वारा। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। और हो सकता है सीधा उठाकर पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा सिद्धाचार्यों ने, जैनाचार्यों ने, नाथ समुदाय के अनुयायियों द्वारा इस भाषा को फैलाया गया। अगला, हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप किसने कहा है? मोस्ट कर लेना, इस प्रकार की लाइनें एग्जाम में उठाकर दे दी जाती है। ये देख लिए कि हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप किसने कहा है? वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस शब्द का उपयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को जो है ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। ये ध्यान रखना भी कथन। हर्षवर्धन के शासन के बाद किस भाषा का प्रचार तेज गति से हुआ? और मुझे लगता है कि इस प्रकार के एक प्रश्न पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में। बाकी मैं आपको जो जितने भी हिंदी साहित्य के पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के, वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक बार मैं फर्स्ट ग्रेड के जो भी पेपर मेरे रहे हुए हैं उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ। हर्षवर्धन के शासन काल के बाद किस भाषा का प्रचार सबसे तेज हुआ? तो अपभ्रंश भाषा का। अगला देखिए, 84 सिद्धों का हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान था? लोक भाषा में साहित्य रचना, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद, संस्कृत व्याकरण का प्रचार, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार। तो सबसे पहले लोक भाषा में साहित्य रचना, इन 84 सिद्धों का महत्वपूर्ण योगदान था हिंदी भाषाओं में। और ये 84 सिद्ध याद कर लेना, पूछे जाते हैं कि
सिद्धों की संख्या कितनी एग्जाम में? पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि सिद्धों की संख्या टोटल कितनी है? 84 सिद्धों की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे प्रश्न हमारे आगे आ जाएंगे। अपभ्रंश भाषा का व्याकरण किसने लिखा? मोस्ट कर लेना भी। अपभ्रंश भाषा का व्याकरण किसने लिखा? तो हेमचंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला व्याकरण कौन सा था? शब्दानुशासन। कौन सा? शब्दानुशासन किसने लिखा? वो था हेमचंद्र के द्वारा। ये याद कर लेना। हम बात करें अपभ्रंश भाषा के, हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा के अंदर जो व्याकरण का जो इनका था शब्दानुशासन ग्रंथ, आपसे पूछे कि शब्दानुशासन ग्रंथ किसका है? तो हेमचंद्राचार्य जी का, हेमचंद्र आचार्य जी का है। ठीक है। और फिर हम बात करें कि हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये बस शब्दानुशासन ग्रंथ का नाम याद रखना है आपको। हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। देखिए हम तथ्य में भी कवर करेंगे जो क्वेश्चन रह गए हैं। हेमचंद्राचार्य से पहले ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में प्रस्तुत कर दी गई थी। यानी हम बात करें हेमचंद्राचार्य जी के से पहले भी जो सिद्धाचार्य आए थे उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के अंचल में हुआ और यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद बनी है। अगला देखिए, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय भाषाओं का अभ्युदय किस काल के दौरान हुआ? आदिकाल, क्रांतिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये मोस्ट प्रश्न है, हो सकता है ये सीधा एग्जाम में छप जाए कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय भाषाओं का अभ्युदय किस काल के दौरान हुआ? अच्छा प्रश्न है ना। ये है क्रांतिकाल। कौन सा भी? संक्रांति काल। अब पढ़ते हम मुख्य तथ्य की। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी की पूर्व तक का काल क्रांति काल कहता है। और ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया भी। किसने जो है हिंदी साहित्य के जो भाषा का काल क्रांति काल कहा है वो है 15वीं शताब्दी का। और उदय नारायण तिवारी के द्वारा ये कथन है। ठीक है, तो याद कर लेना कि आचार्य हेमचंद्राचार्य के पश्चात उनका शब्दानुशासन अपभ्रंश भाषा में लिखा गया और इनसे पहले सिद्धाचार्यों ने भी अपने अपभ्रंश भाषा में रचना लिखी। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? यानी 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक का काल क्या कहलाता है? ये संक्रांति काल कहलाता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला, हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना में किसने अपभ्रंश साहित्य को प्रमुख स्थान दिया है? मोस्ट प्रश्न है ये। तो मिश्र बंधु के द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना में किसने अपभ्रंश साहित्य को प्रमुख स्थान दिया था? तो मिश्र बंधु के द्वारा। किसके द्वारा? मिश्र बंधु के द्वारा। और इनका ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। मिश्र बंधु विनोद इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसकी अवधारणा से हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसकी अवधारणा है? संस्कृत और पाली, अपभ्रंश और प्राकृतक, आधुनिक और प्राचीन, और लोक और शास्त्रीय। अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश और प्राकृतिक ये मोस्ट भी कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनको। जो साथी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की और सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की दोनों, यानी स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। अगला, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार 13वीं सदी तक अपभ्रंश के सहारे क्या हुआ? डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार 13वीं सदी तक के अपभ्रंश के सहारे क्या हुआ? भाषाओं का समागम, बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट हुआ, संस्कृत का पुनरुद्धार हुआ, अपभ्रंश का लुप्त होना। ये देखिए अच्छा तरीके से, तो बोलियों का स्वतंत्र रूप है प्रकट हुआ था इस 13वीं सदी तक के काल के अंदर। अब देखते हैं आगे, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। हिंदी का क्षेत्र दो भागों में बांटा गया, एक तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनता है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के या पश्चिमी हिंदी की नहीं है। यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनता ही बनता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड।
फिर अपभ्रंश का महत्व की बात करें तो अपभ्रंश साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना है, क्योंकि यह क्षेत्रीय बोलियों का आधार था। क्या था? क्षेत्रीय बोलियों का आधार। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। ये कथन पूछा जा सकता है। अपभ्रंश की प्रमुख भाषाओं की बात करूं तो अपभ्रंश में सोरसेनी, पेशाची, ब्राह्मण और हम बात करें महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी जैसे रूप थे इस अपभ्रंश की प्रमुख भाषाओं के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा आगे बात करेंगे सोरसेनी भाषाओं की। अपभ्रंश में सोरसेनी भाषाओं की हम बात करने वाले हैं, बोलियों की बात करने वाले हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का रूप किससे विकसित हुआ है? अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का जो रूप है किससे विकसित हुआ है? तो अपभ्रंश की क्षेत्रीय बोलियों से जो है हिंदी का रूप विकसित हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार बांटा गया है? तो हिंदी का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंदर बांटा गया है। अब देखते हैं, फिर हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की हम बात करेंगे वो कौन सी, और एक प्रश्न पक्का आता है, सीधा रट्टा मार लेना इसका, पक्का प्रश्न ये गलत सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो इसमें खड़ी बोली, कोरवी और ब्रजभाषा और बुंदेली, ये है पश्चिमी हिंदी की। आपको तीन तीन दे दिए जाएंगे और एक अलग दे दिया जाएगा, या तो मारवाड़ी या जैसे भोजपुरी या अवधी। तो आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और कन्नौजी। ये मोस्ट कर लेना, ये सेकंड ग्रेड में पिछली बार आया हुआ है कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, कन्नौजी है। ये सारी किस प्रकार की है? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी उपभाषा में कौन सी बोलियां शामिल है? तो बिहारी उपबोली के अंदर हम बात करें तो इसमें शामिल होगी अपनी मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये हो जाएगी बिहारी उपभाषा की। आगे बात करते हैं, राजस्थानी उपभाषा में कौन सी बोलियां शामिल है? राजस्थान की तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये बोलियां राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। अब जो बुक के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूं जहां से प्रश्न मैंने बनाए हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। ये मैंने प्रश्न बना दिया। अपभ्रंश अर्थात सोरसेनी अपभ्रंश पेशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रसारित हो रही थी। तो कौन? अपभ्रंश। इनकी उपभाषाएं व मुख्य बोलियों से हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ है, सोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो अब देखिए कि सोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं व बोलियां, यहां से प्रश्न है, ये सारी की क्या है? सोरसेनी अपभ्रंश की प्रमुख बोलियां हैं। तो एक एक लाइन से एक एक प्रश्न मैंने बनाया है, अच्छे तरीके से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ जहां से प्रश्न बनता है। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा बुंदेली आएगी, हरियाणवी, बागरू और कन्नौजी, ये आएगी पश्चिमी हिंदी के अंदर। फिर पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किस में आ जाएगी? अपने पूर्वी हिंदी के अंदर। राजस्थानी के अंदर आ जाएगी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी के अंदर बात करेंगे पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। और बिहारी के अंदर आ जाएगी मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो ये थोड़ी सी जो टेबल सी है वो आपको याद करनी है, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको दिला सकती है टेबल, ठीक है। फिर इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों सम्मिलित है। तो ये जो नए विद्यार्थी हैं अच्छे तरीके से तैयारी करें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ते चलें। हम इस पुस्तक का अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। अगर यहाँ से 20 प्रश्न आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 40 नंबर का काम करेगी। अब आप जो साथी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पात्रता की, तो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल में कक्षा 6 से 8 तक की जो साथी है यानी बीएड वाले, उनके लिए सामाजिक अध्ययन यानी कुल 60 प्रश्न वाली टेस्ट सीरीज है। 60 प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन सामाजिक अध्ययन क्या है, 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न आते हैं। इसमें मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तैयार किए हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक का समावेशन है इसमें, और सामाजिक अध्ययन संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। यानी टोटल इसमें मैंने 70 टेस्ट तैयार किए हैं, 0 से लेकर यानी
मैं बात करूँ सिंधु सभ्यता से लेकर अंत तक जो भी टेस्ट होंगे सामाजिक शिक्षण विधि से, वो 70 टेस्ट है। और प्रत्येक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन डाला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला है और आईओए क्वेश्चन डाले हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसको लें। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है आपको, वहाँ पे ये मिल जाएगी मात्र 100 रुपये में। कितने में? 100 रुपये में मिल जाएगी। फिर शिक्षा मनोविज्ञान आप बार बार पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे किसी चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो जो शिक्षा मनोविज्ञान की है। फर्स्ट ग्रेड के जो साथी हैं, समसामयिकी की करंट पढ़ना पड़ेगा, 10 से 15% करंट के आएंगे भी। इसमें भारत और राजस्थान का करंट मिलेगा, जो भी टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में वो मिलेंगे मात्र 100 रुपये में। अगर कोई साथी एसएससी की तैयारी करे या ऑल एग्जाम की तैयारी करे तो वार्षिक करंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसमें आपको 2024 का मिलेगा और 2025 का, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का करंट इसमें आपको मिलेगा, जिसमें डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। 2024 का इसमें करंट रहेगा, डेली, वीकली, मंथली सारा। फिर आप नानक क्लासेस पे बात करूं तो नानक क्लासेस प्लेटफॉर्म पर हमारी जो चल रही है हिंदी फर्स्ट ग्रेड की, हिंदी फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर की, किस पर? नानक क्लासेस पर। नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है चाहे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता हिंदी पेपर सेकंड की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको। शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे, अच्छे तरीके से संपूर्ण टेस्ट को करें और अच्छे और विशेषज्ञ जो सर हैं उनके द्वारा तैयार की जा रही है, जो काफ़ी लंबे समय से इसमें हिंदी में अध्ययनरत है और अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से ज्वाइन करनी चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा डेमो था, बाकी आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़े मेरे साथ। और इसकी पीडीएफ में आपको 1 या 2 दिन के बाद इसमें टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, क्योंकि आप पहले यूट्यूब पर क्लास लगाइए, अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। एक बार इस प्रकार पढ़ लेते हैं, फिर हम आदिकाल को पूरे संपूर्ण एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।